आज हम 12th सीबीएसई और एमपी बोर्ड के लिए पार्टनरशिप का एक टॉपिक है एडमिशन और रिटायरमेंट। ये एडमिशन रिटायरमेंट के जो टॉपिक्स हैं उनमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, इसको आज अभी हम कवर करने वाले हैं। हाँ, ये पूरा टॉपिक एक बार में कवर होना इतना आसान नहीं है। जितना आपसे इसके सवाल हो जाए उतने अभी कर लीजिएगा और बाकी हम बाद में करेंगे, ठीक। हाँ, इन सवालों में जब भी कोई दो पार्टनर हैं, एडमिशन का मतलब क्या होता है? अगर पार्टनरशिप फर्म का मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। 11th में आपने देखा है कि एक ही व्यक्ति बिजनेस करता था, उसी की हमने अकाउंटिंग करी, उसी के लिए हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तक बनाया। अब यहाँ पर जब दो लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। जब दो जने या दो से अधिक मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और उसके बाद एक पार्टनर और बढ़ जाता है तो उसे हम एडमिशन कहेंगे। जैसे दो पार्टनर हैं और एक पार्टनर एडमिट करता है, जैसे ए और बी दो पार्टनर थे और एक और पार्टनर आता है सी नाम का व्यक्ति, तो इसे क्या कहेंगे हम? एडमिशन। इसे क्या कहेंगे? एडमिशन। अगर तीन पार्टनर हैं और एक पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है तो दो ही बचेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिटायरमेंट। तो एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों टॉपिक्स में आपको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन जिसमें एडमिशन रिटायरमेंट का टॉपिक में सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो दिए होते हैं, उन क्वेश्चन को छोड़ देना। उसके बाद के क्वेश्चन जहां से रिवैल्यूएशन अकाउंट शुरू होता है उन टॉपिक्स के क्वेश्चन को शुरू करना, तो आपको ये एडमिशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट ये बनने की शुरुआत हो जाएगी। अभी हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के नियम सुन रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो पुरानी बैलेंस शीट है, जब दो पार्टनर थे तो उन्होंने जो बैलेंस शीट बना रखी थी वो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। उस जो बैलेंस शीट को, उस बैलेंस शीट में जो असेट्स और लायबिलिटीज दी होती है वो डिडक्शन लगने के बाद अपनी वैल्यू पे होती है, जो मार्केट वैल्यू से अलग हो जाती है, तो उनको हम वापस से मार्केट वैल्यू पे लेके आ रहे हैं। तो मार्केट वैल्यू पे लेके आने में कुछ असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है और कुछ असेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जो असेट्स की वैल्यू कम हो गई है या बढ़ गई है उनको सही कीमत पे लाने के लिए जो अकाउंट बना रहे हैं उसे क्या कहेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस अकाउंट को बनाने का रूल्स है। प्रॉफिट हमारे कहाँ आते हैं? क्रेडिट साइड में आते हैं। तो अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो बाय साइड में आने वाला है, प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ कहाँ आने वाला है? बाय साइड में बोले तो क्रेडिट साइड में आने वाला है। और लॉस हो रहा होगा तो यहाँ कहाँ आएगा? टू साइड में आएगा, मतलब कहाँ आएगा? डेबिट साइड। इनकम गेन कहाँ आते हैं? क्रेडिट साइड में। लॉसेस कहाँ आते हैं? डेबिट साइड। तो लॉसेस कहाँ आएंगे? डेबिट साइड में आएंगे। कहने का मतलब जो अपने वो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे, उन एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि हमारी एसेट्स की कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है। जैसे मान लो आपको बैलेंस शीट जो दी हुई है उसमें बिल्डिंग 50,000 की दी है और अब आपको कहते हैं कि बिल्डिंग 60,000 की हो गई है। बिल्डिंग 50,000 की थी और अब कहते हैं बिल्डिंग 60,000 की हो गई। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर 50 की थी और अब 60 की हो गई तो बढ़ गई है। जब बढ़ रही है, अगर अपने मकान की कीमत बढ़ रही है तो ये हमारे लिए फायदा है। ये हमारे लिए क्या है? फायदा। तो बैलेंस शीट में असेट साइड में जो भी असेट्स दिए अगर वो बढ़ रही है तो जितने रुपए से बढ़ रही है वो अमाउंट यहाँ है। जितने की हो गई वो नहीं, जितने रुपए से बढ़ रही है। तो यहाँ इंक्रीज कितने से हो रही है? 10,000 से। तो यहाँ बाय बिल्डिंग करके कितना आएगा? 10,000। अगर अपने को दो तीन तरीके से लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा बिल्डिंग 50,000 की थी और अब 60,000 की हो गई। किसी में ये लिखा रहेगा बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से इंक्रीज करना है, 10,000 से इंक्रीज करना है। तो यहाँ बाय बिल्डिंग कितना आएगा? 10,000। ये आपको 5,000, 2,000 कोई भी अमाउंट दी हुई हो सकती है। परसेंटेज की भाषा में दिया हो सकता है कि बिल्डिंग को 20% से इंक्रीज करना है। तो 50,000 का हमने 20% निकाला, कितना आया? 10,000। तो बाय बिल्डिंग करके कितना आ जाएगा? 10,000। अगर असेट्स बढ़ रही है, अगर अपने मकान की कीमत बढ़ जाती है तो हमारा फायदा है। फायदा तो कहाँ आएगा? बाय साइड। जितने से फायदा हुआ वो अमाउंट है। अगर हमारी बिल्डिंग की कीमत कम हो जाती है, जैसे हमारे फर्नीचर को ले रहा हूं, दूसरा नाम ले रहा हूं, फर्नीचर 30,000 का था और हमसे कहते हैं 20% से कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो 20% रिड्यूस हो गया, मतलब कितना रिड्यूस हो गया? 6,000 से। तो यहाँ टू फर्नीचर करके कितना आ जाएगा? 6,000। 30,000 का 20%। और अगर ये लिखा आता है 24,000 का हो गया है,
30,000 का बैलेंस शीट में दिया हुआ था फर्नीचर, और अब एडजस्टमेंट में कहते हैं कि 24,000 का हो गया, तो कमी कितने से हुई 6,000 से, तो यहाँ टू फर्नीचर का कितना आ जाएगा 6,000। जितने रुपए से असेट्स में कमी हुई है वो कहा जाएगा टू साइड, और जितने रुपए से वृद्धि हुई है वो कहा जाएगा बाय साइड। इंक्रीज हो रही है असेट्स की कीमत तो बाय साइड में, और डिक्रीज हो रही है तो कहा जाएगा टू साइड। अब लायबिलिटी की बात करें, अगर अपने को किसी को रुपए देने हैं, अगर अपने को किसी को रुपए देने हैं और अगर अपने को ज्यादा देने पड़ते हैं, अपन गाड़ी पंचर वाले के पास गए थे, रिपेयरिंग वाले के पास गए थे, ये सोच रहे थे कि 1000 रुपए का बिल आएगा, उसने बिल अपने को 1500 रुपए का दिया, 1500 रुपीज का बिल दिया, 1000 या 500 ज्यादा देने पड़े, और अपने को ज्यादा देने पड़े तो क्या हो जाएगा, नुकसान रहेगा, लॉस कहलाएगा। लायबिलिटी बढ़ जाती है और अपने को किसी को ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है, ये अपनी लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ये कहाँ आने वाला है टू में। और अपने सोचा था 1000 का बिल आएगा और 200 रुपए का ही बिल आया, 800 रुपए कम आया तो ये अपने लिए क्या है फायदा है। तो लायबिलिटी अगर कम हो रही होगी तो ये हमारे लिए क्या इसकी बात होगी, प्रॉफिट की बात होगी, तो कहाँ लिखेंगे उसको हम बाय साइड। देखिए हम इसको, अगर हमको क्रेडिटर दिए हुए हैं, अगर हमको क्रेडिटर दिए हुए हैं 10,000 के, और नीचे लिखते हैं कि क्रेडिटर में 1000 का पेमेंट हमको नहीं करना है, नॉट लाइक टू पे टू क्रेडिटर। क्रेडिटर का अगर हमको पेमेंट कम करना है, 1000 रुपीज से कम करना है, तो बाय क्रेडिटर करके कितना लिख लेंगे हम 1000। इसकी जगह लिखते हैं आउटस्टैंडिंग रिपेयर के लिए प्रोविजन बनाना है, लीगल एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन बनाना है, किसी क्लेम के लिए प्रोविजन बनाना है, तो वो चीज कहाँ जाएंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कहाँ जाएंगे टू साइड पर। कहने का मतलब अगर अपने को कोई लायबिलिटी नहीं थी बैलेंस शीट में और अब अपने को भविष्य में वो रुपए देने पड़ेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे टू साइड। और कोई लायबिलिटी थी और अब उसका पेमेंट अपने को नहीं करना पड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा बाय साइड। हाँ, ये दोनों चीज समझ में आ रही है। अगर असेट्स बढ़ती है तो बाय में, और कम होती है तो टू में, और लायबिलिटी बढ़े तो टू में, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो टू में, और लायबिलिटी डिक्रीज हो तो कहाँ आएगी बाय साइड में आएगी। अब हम आ रहे हैं बैड डेट रिजर्व पे, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली स्थिति में होता है। यहाँ पर डेटर्स, जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया होता है उन्हें क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। क्रेडिट पे जिनको हमने गुड्स सेल किया होता है उन्हें क्या कहते हैं, डेटर्स। अगर हम मान रहे हैं कि 10% पैसा हमारा डूब जाएगा, उसके लिए हमको बैड डेट रिजर्व बनाना है, तो अगर पैसा डूब जाएगा तो नुकसान है, अगर पैसा डूब जाएगा तो हमारा नुकसान है। तो बैड डेट रिजर्व बढ़ रहा है तो कहाँ जाएगा टू साइड में। बैड डेट रिजर्व अगर बढ़ रहा है तो कहाँ जाएगा टू साइड में आएगा, मतलब डेबिट साइड में आएगा। इसमें आपको अमाउंट दी हुई हो सकती है, डेटर्स में परसेंट निकालने को दे सकते हैं, इसमें काफी कैलकुलेशंस हो सकती है। जैसे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है, डेटर्स 50,000 के हैं, और क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है 3,000 का, बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है 3,000 का। और अब अपने को कहते हैं कि बैड डेट रिजर्व इंक्रीज अप टू 5,000 या अप टू 10%। अप टू 10% मतलब 50,000 का 10% 5,000 होना चाहिए, 5,000 होना चाहिए। हमने कितना बना रखा है 3,000, तो यहाँ 2 BDR करके कितना आ जाएगा उस केस में 2,000, क्योंकि हम ऑलरेडी 3,000 बना चुके थे, तो कितना और बना लेंगे 2,000। इसके अगर ये लिखा आता है कि BDR इंक्रीज बाय 10%, इस केस में भी लिखा होता है BDR इंक्रीज बाय 10%, तो 50,000 का 10% कितने से इंक्रीज हो जाएगा 5,000 से। तो भविष्य में BDR कितना हो जाएगा, 5,000 से इंक्रीज करेंगे, 3,000 ऑलरेडी था, तो भविष्य में कितना हो जाएगा 8,000 का हो जाएगा। हाँ, BDR से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम को जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो इसको और कवर कर लेंगे। हाँ, अगर इसकी ये लिखा होता है BDR मेंटेन इंक्रीज नहीं लिखा है, मेंटेन अप टू 5%, मतलब अपने को कितने की जरूरत है 50,000 का 5% 2,500, हमने कितना बना रखा है 3,000, जरूरत है 2,500 की, हमने बना रखा है 3,000, तो हम BDR को क्या करना है 3,000 को घटा के 2,500 तक लाना है। तो कमी कितने से हो गई 500 से, तो 500 कहाँ जाएंगे बाय साइड में आ जाएंगे। और हमको क्वेश्चन में यह कहते हैं ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब हमारे सारे डेटर्स अच्छे हैं, जिनको भी हमने उधार माल बेचा वो सभी हमको बराबर पैसे दे देंगे,
तो इसका मतलब हमको बीडीआर की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बीडीआर दिया हुआ है तो जितने रुपए का बीडीआर दिया है पूरा का पूरा बाय बीडीआर करके कितने आ जाएंगे 3000 बाय साइड में आ जाएंगे। हाँ, बीडीआर से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ये जो अभी मैंने बोला है इसको बार बार सुनना तो समझ में आ जाएगा कि इंक्रीज बोला है तो जितने से बढ़ाना है वो अमाउंट आएगी। मेंटेन बोला है तो अगर उस मेंटेन बोला है 10% बोला है अगर मेरे एग्जांपल में तो 5000 होता है, 3 बना हुआ है तो 2000 और बन जाएगा। अगर 5% वो मेंटेन करने को कहते हैं तो 2500 चाहिए, हम 3000 बना चुके हैं तो 500 से क्या कर देंगे उसको कम कर देंगे और बीडीआर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो पूरे 3000 कहाँ जाएंगे बाय साइड में आ जाएंगे। हाँ, इतनी बात समझ आती है। उसके बाद आपको कोई क्लेम के बारे में कहते हैं कि कोई अपने पास अपने को क्लेम दिया हुआ, क्लेम के लिए कोई फंड दिया हुआ है 5000 का और अपने को उस क्लेम के बारे में लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर 5000 का अपन ने रिजर्व बना रखा था और अपने को 8000 देने तो 3000 से लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही तो क्लेम की अमाउंट कहाँ जाएगी 3000 की 2 में आ जाएगी। अगर अपन ने फंड 5000 का बना रखा है और लायबिलिटी 2000 की है, 3000 बच गए हैं, 3000 बच रहे हैं तो कुछ बुक वाले उसको यहाँ लेते हैं और कुछ बुक वाले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लेते हैं। 12th एमपी बोर्ड की मैक्सिमम बुक्स में यहाँ लिया हुआ है और 12th सीबीएसई बोर्ड की बुक्स में नॉर्मली यहाँ लिया। आप कहीं भी लें फर्क कुछ नहीं पड़ेगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लेंगे तो भी ओल्ड पार्टनर में ही बटने वाला है और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेने वाले हैं तो उसका प्रॉफिट भी किस में बटने वाला है ओल्ड पार्टनर में ही बटने वाला है। तो कोई क्लेम के बारे में कोई रिजर्व बना हुआ है और उसके अगेंस्ट हमारी लायबिलिटी ज्यादा है, लायबिलिटी ज्यादा है तब तो यही लेना जितनी ज्यादा उतनी, और अगर कम लायबिलिटी है तो जितना फायदा हो रहा है उस प्रॉफिट को हम यहाँ भी ट्रीट कर सकते हैं और यहाँ भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमने कोई फंड बना ही नहीं रखा है तो सीधे लायबिलिटी बढ़ ही रही है तो जितने से बढ़ रही है वो रुपए 2 में आने हैं। और फंड बना रखा है, फंड बना रखा है और कोई भी लायबिलिटी नहीं है तो फिर उस फंड को ज्यादातर कहां बांटा जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड पी&एल रेशो में बांट दिया जाता है। हाँ, इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस रिवैल्यूएशन अकाउंट के कवर हो जाएंगे और उसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करने के लिए बाय साइड की टोटल लगाएंगे। अगर बाय साइड की टोटल मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस का आने वाला है टू साइड में। जैसे अभी मैंने यहाँ की टोटल लगा रहा हूँ तो 11500 आ रहा है तो इधर की टोटल नहीं, इधर की टोटल ज्यादा है 13,500, टू साइड की टोटल ज्यादा है 2000 रुपीज से तो डिफरेंस कहां जाएगा बाय साइड में आ जाएगा। इसे बोलेंगे लॉस ट्रांसफर टू, पुराने पार्टनर के नाम मैंने ए और बी माने तो यहाँ आ जाएंगे और बाय साइड की टोटल ज्यादा होती तो यहाँ आ जाता डिफरेंस तो उसको क्या बोलते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। इनका रेशो में 3:2 मान रहा हूं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 3:2 है तो इन दोनों जोड़ 5 होती है तो अकाउंट में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कितना बटेगा 3/5 2/5, इसका 3/5 2/5 निकाल लेंगे और प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। टू साइड की टोटल ज्यादा है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा और अगर बाय साइड टोटल ज्यादा होती तो क्या आ जाता प्रॉफिट आ जाता। ये एग्जांपल लिया है, आप अगर इसे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो इसके प्रॉफिट लॉस निकालने की समझ में आ जाएंगे। हाँ, जब शुरुआत में क्वेश्चन करोगे तो 3-4 क्वेश्चन तक सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। क्वेश्चन में अगर बोला हो जनरल एंट्री से करना है तो भी जनरल एंट्री नहीं करना है, पहले क्या बनाना है लेजर फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट और पहले सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। 3-4 क्वेश्चन के रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। जब आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनना शुरू हो जाते हैं, सही आंसर आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद पहला क्वेश्चन जिसका रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर आ चुका है उस क्वेश्चन को वापस लोगे, उस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे और उसके बाद किसका फॉर्मेट खींचोगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक साथ तीनों भी शुरू में नहीं बनाओगे क्योंकि ऑनलाइन में आपको इससे ज्यादा कवर होना मुश्किल है। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, 3-4 क्वेश्चन में बना दिए, जब लगता है कि अपने सवाल हो रहे हैं तो उसके बाद बनाओगे आप क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिन क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन आ चुका है उन क्वेश्चन को वापस से करोगे और रिवैल्यूएशन बनाने के बाद बनाओगे पार्टनर अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पुराने पार्टनर की कैपिटल दी होगी लायबिलिटी साइड में, बाय बैलेंस बीटी करके आ जाएगा। असेट साइड में दी हो, नॉर्मली शुरुआत के क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, इन क्वेश्चन में कम ही मिलेगा। असेट साइड में कैपिटल दी हो तो टू बैलेंस बीटी करके आ सकता है।
ये डिसोल्यूशन का टॉपिक में मिलेगा, एडमिशन का टॉपिक में नॉर्मली नहीं मिलेगा। बायबल एंड बीडी दोनों कैपिटल आ जाएगी। लायबिलिटी साइड में कोई जनरल रिजर्व दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, तो पुराने पार्टनर में पुराने रेशो में क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बढ़ जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है, पुराना रेशो बोले तो 3:2, नए पार्टनर आने के बाद इनके रेशो क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे। तो अगर नया पार्टनर 1/6 के लिए आता है तो नया रेशो क्या होने वाला है, 3:1। आपको रेशो दिए होंगे और रेशो नहीं दिए तो इसकी थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि अभी मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो नहीं बताया। हाँ, कैपिटल पुराने पार्टनर बढ़ जाएगी, लायबिलिटी में कोई रिजर्व प्रॉफिट दिया है तो वो पुराने पार्टनर्स में पुराने P&L रेशो में बढ़ जाएगा। अगर असेट साइड में गुडविल दी हुई है, गुडविल को फेम प्रसिद्धि के रूप में ट्रीट किया जाता है, जिसके कारण व्यापारी ज्यादा कमाता है उसको गुडविल बोलते हैं। पर गुडविल को बिजनेस में जब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो कैपिटल नेचर के लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है, जो हम यहाँ क्लास में एग्जांपल लेके समझेंगे। ये हालांकि गुडविल को सब फेम प्रसिद्धि समझते हैं, कोई भी ये नहीं मानता कि कैपिटल नेचर के लॉस की तरह ट्रीट करा जाता है। हाँ, देखो प्रॉफिट जैसे बाय में बढ़ते हैं पुराने पार्टनर में, पुरानी बैलेंस शीट में असेट साइड में, पुरानी बैलेंस शीट में असेट साइड में गुडविल दिए तो वो पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशो में बढ़ जाएगी। रिवैल्यूएशन में अगर लॉस आया है तो यहाँ बाय में लिखा है, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल, तो यहाँ कहाँ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, ये पुराने पार्टनर्स का काम खत्म। अब जो नया पार्टनर आ रहा है कुछ कैपिटल के रूप में पैसा लेके आएगा, जो कैपिटल के रूप में पैसा लेके आया उसको बाय कैश करके उसमें लिखेंगे, बाय कैश करके हम जितना कैपिटल के रूप में पैसा लेके आया वो लिखेंगे। बाद के क्वेश्चन में सफिशिएंट कैपिटल वाले क्वेश्चन होंगे जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जब तक आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी उसके बाद वो टॉपिक पढ़ाऊंगा। सफिशिएंट कैपिटल वाले सवाल भी मैंने नहीं करा है, कैपिटल एडजस्ट करने वाला हिस्सा भी मैं नहीं बताऊंगा। ये हो जाएगा। उसके बाद गुडविल की बारी है, तो गुडविल का पैसा या तो नया पार्टनर नगद लाएगा या नगद नहीं लाएगा। नगद लाएगा तो मेरे स्टूडेंट यहाँ बाय कैश लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, ताकि उनको पता रहे गुडविल का पैसा लाया है नया पार्टनर, उसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे ब्रैकेट में। कैश में लाया तो क्या लिखोगे, बाय कैश लिखो। ये गुडविल का पैसा लाएगा सी, न्यू पार्टनर लाएगा, बटेगी किसमें, पुराने पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में, पुराने पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग। तो ये बांटना मुश्किल पड़ता है, इसका बुकिश तरीका अलग है। मेरा एक एग्जांपल लेके अपन समझेंगे और उससे करेंगे, लेकिन ये अगले लेक्चर में कराऊंगा क्योंकि गुडविल तक के अलावा आपकी बाकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती तो फिर हम पूरा लेक्चर इसी के लिए सुनेंगे, इसी के अलग अलग कंडीशंस को कवर करेंगे। जिस जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई है उन सब क्वेश्चन को एक साथ एक लेक्चर में करेंगे। हाँ, पुराने पार्ट में कैपिटल लिख लोगे, पुरानी बैलेंस शीट में जो रिजर्व P&L लिखे हुए हैं वो बांट दोगे, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस है उसको बांट दोगे, पुरानी बैलेंस शीट में असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है या गुडविल दिया तो उसको टू साइड में लिख लोगे, नया पार्टनर जो कैश में लाया उसे लिख लोगे। गुडविल का पैसा नगद लाया है न कैश में लाया है तो बाय कैश करके लिखोगे और पुराने पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशो बढ़ेंगे। मैंने अभी रेशो नहीं समझा है, हम उन रेशो के बिना निकाले, बिना सैक्रिफाइस रेशो निकाले ही उसको बांटना सीखने वाले आगे चलेंगे। इनकी जोड़ लगाएंगे, इनकी जोड़ में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में आ जाएगा। जो आपको बैलेंस शीट दी हुई है उसमें जो असेट बढ़ गई है उसको यहाँ बढ़ा के लिखेंगे। से बिल्डिंग अगर अपनी 50,000 की थी और अब अपनी इंक्रीज हो गई है, अब अपनी इंक्रीज हो गई 10,000 से, तो 50,000 में 10,000 प्लस करके 60,000 लिखेंगे। जो असेट इंक्रीज हो गई उसको बढ़ा के लिखेंगे, जो डिक्रीज हो गई उसको 70 रुपए कम करके लिखेंगे। जिसके बाद कुछ भी नहीं बोला वो एज इट इज आ जाएगी। सेम चीज लाइब्रेरी में जनरल बढ़ चुका है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, P&L बढ़ चुका है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल दी है वो बढ़ चुकी है इसलिए यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर जो दूसरी लाइब्रेरीज है अगर बढ़ी तो बढ़ा के लिख लेंगे, कम हुई है तो कम करके लिख लेंगे और उसके बाद आपका ये टोटल टैली हो जाएगा। मेजर प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ किसकी आएगी, कैश की। जितनी पुरानी बैलेंस शीट में कैश दी थी उसको लिखेंगे, यहाँ जहां जहां बाय कैश है उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर टू कैश होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बाय कैश में जो अमाउंट लिखी उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। टू कैश करके अगर कोई अमाउंट लिखी हुई है जो सफिशिएंट कैपिटल वाले सवालों में आएगी तो उसे क्या करेंगे, हम
माइनस करेंगे और बैलेंस अमाउंट को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और बैलेंस शीट टोटल टैली हो जाएगी। इसको टैली करने में कुछ गलतियां हो सकती हैं, पर बेसिक लेवल पर कुछ हद तक आपसे सवाल हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपसे बन जाएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में गुडविल का ट्रीटमेंट को छोड़कर, सफिशिएंट कैपिटल वाले पोर्शन को छोड़कर बाकी पूरा कवर होने लग जाएगा। तो इतना कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक, हाँ, इतना अगर आपको समझ में आता है और अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी मेरे वीडियोस के देखने के लिए तैयार रहें। थैंक यू।